नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो है नोटिस रिसीव हुआ था और ये उसी का एक कंटिन्यू पार्ट है, दूसरा पार्ट है, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है अगर मैं उसी में रिस्पांस वगैरह भी दिखाता या सब कुछ दिखाता तो इसमें हम लोग बारी बारी से देखेंगे उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन किया था और उसका मैंने क्या क्या रिस्पॉन्स सबमिट किया था। इसके अलावा हम लोग ये भी पहले एक बार देख लेते हैं, जो इनकम टैक्स का नोटिस आता है या आपको ऐसे आप अपना जब इनकम टैक्स का पोर्टल लॉगिन कीजिएगा, इसका आईडी पासवर्ड आता है जो लोग अपना इनकम टैक्स का रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आता है एक पेंडिंग एक्शन में आप जाइएगा तो यहाँ पे क्या ऑप्शन रहता है ई प्रोसीडिंग का, ठीक है। और ई प्रोसीडिंग पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे एक्चुअली देखिए मेरा इनकम टैक्स का जो नोटिस था यहाँ पे दिख रहा है और ये मुझे मेरा जो इनकम टैक्स का नोटिस था या जो मेरा केस था ये 19 जून 2024 को ओपन हुआ था और ये लगभग उसके बाद 4-5 महीने चला था। इस दौरान कई बार क्वेश्चन आंसर हुए थे और 10 दिसंबर को ये क्या हुआ था, क्लोज हुआ था। और क्लोज होने के बाद जो हमें था इसमें क्लोजिंग स्टेटमेंट वगैरह या क्लोजिंग जो भी ऑर्डर वगैरह होते हैं उनके आया था। तो मैं इन सभी चीज़ों को अभी आपको दिखाऊंगा। तो इसको हम लोग अभी पहले सारे क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे और हमने उसका क्या क्या रिस्पॉन्स सबमिट किया था। तो नोटिस क्यों आया था मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि लार्ज कैश डिपॉजिट था इसमें कंपेयर टू रिटर्न इनकम और हाई वैल्यू कैश विड्रॉल था। और इसमें जो पहला इनका क्वेश्चन था नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इन्होंने पूछा था। तो इसका जो रिस्पॉन्स गया था हमारे द्वारा ये एक्चुअली नॉर्मल रिस्पॉन्स सबमिट हुआ था। तो हमने ये सब ऊपर जो नॉर्मल जो लिखा जाता है इसको हमने लिख दिया था, पेन नंबर, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर लिख दिया गया था, क्योंकि पेन कार्ड से उनको सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या दिक्कत आई है। इसके बाद यहाँ पे जो था प्लीज रेफर योर नोटिस डेटेड 4/7/2024, 4/7/2024 को मुझे नोटिस आया था और नोटिस का जो नंबर था ये था, ठीक है। तो मैंने उसको लिख दिया था कि ये सब कुछ देखने के लिए। और रिगार्डिंग दिस आई वुड लाइक टू सबमिट माई पॉइंट वाइज रिप्लाई, मैं इसको जो है अपने पॉइंट वाइज रिप्लाई सबमिट करना चाहता हूँ। तो इनका पहला जो क्वेश्चन था यहाँ पे आप देख रहे होंगे, प्लीज फर्निश अ ब्रीफ नोट ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज कैरी आउट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। तो इनका पहला क्वेश्चन था कि बिजनेस एक्टिविटी क्या है मेरी, मैं क्या करता हूँ, जिसमें जो मेरा रिस्पॉन्स किया था कि आई एम वर्किंग एज ए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट, मैं एक BCA काम करता हूँ और इसके अलावा मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का CSP चलाता हूँ। स्पाइस मनी के लिए मैं काम करता हूँ जो कि यस बैंक का एक पोर्टल है। और इसमें था कि जो मेरा मेन बिजनेस में काम जो होता है ये क्या था, कैश विड्रॉल था, कैश डिपॉजिट होता है यूजिंग आधार कार्ड, अकाउंट नंबर और फंड ट्रांसफ़र होता है, IMPS नेफ्ट वगैरह होता है। तो ये सब मैंने यहाँ पे लिखा था। इसके अलावा मैंने लिखा था कि इन सभी काम को करने के लिए आई हैव एन एग्रीमेंट विद संजीवनी विकास फाउंडेशन, जो कि हमारा कॉर्पोरेट BC था। और मैंने इसके रिगार्डिंग जो भी था इनको यहाँ पे देखिए ID कार्ड वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह, IIBF सर्टिफिकेट और BCA ID वगैरह सब कुछ सबमिट किया था। तो इसको भी मैं दिखा दूंगा आपको आगे चल के। और दूसरा क्वेश्चन था इनका, प्लीज़ फर्निश द डिटेल ऑफ ऑल सोर्स ऑफ इनकम एंड फंड, ठीक है। सोर्स ऑफ इनकम वगैरह के बारे में उन्होंने पूछा था कि आपके पास जो इनकम है कहाँ कहाँ से आती है और फंड कहाँ कहाँ से आते हैं। इसमें फिर वही हमने रिप्लाई किया था कि मैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट काम करता हूँ और जो है हमारा कमीशन इनकम जो है मेन सोर्स ऑफ इनकम है। और ये जो है कि फॉर्म 26AS में क्या होता है दिखता भी है। तो ये बेसिक रिप्लाई था, इसको आप पढ़ भी लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो दिख रहा होगा। और यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन था, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम मांगा गया था। तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम होता है क्या, एक्चुअली जो हमारा ITR फाइल होता है ना, तो उसमें ये दिखाया जाता है कि हमारी जो इनकम है कितनी है और कितनी कितनी कहाँ कहाँ से आ रही है। तो मैं इसको लास्ट में आपको दिखा दूंगा। और ये ऑलरेडी जब हमारा ITR फाइल हुआ था तो मुझे मेरे CA ने प्रोवाइड करवाया था। तो इसको मैंने यहाँ पे क्या किया था, अटैच किया था इसी मतलब नोटिस में जो मैंने रिप्लाई दिया था उसको इसमें अटैच किया था। इसके बाद इनका अगला क्वेश्चन था ऑडिट रिपोर्ट जो है इन्होंने मांगा था हमसे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट मांगा था, बैलेंस शीट मांगा था और ये सब मांगा था। तो मैंने लिख दिया था कि मेरा जो है कमीशन इनकम है और वर्किंग एज BCA, मैं एज BCA काम कर रहा हूँ और मेरे केस में ये सब क्या है रिक्वायर्ड नहीं है। और जब मैं CSP चला रहा था या जब मैंने काम करना स्टार्ट किया मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं था, आई वाज नॉट अवेयर अबाउट इट। तो मैंने ये सब इनको रिप्लाई दिया था। 5वां जो क्वेश्चन था इनका इसमें था कि जो भी मेरे बैंक अकाउंट के खाते थे सभी खातों का इन्होंने अकाउंट नंबर और उनका IFSC कोड, नाम और कौन से टाइप के अकाउंट है इसका डिटेल मांगा था 5 नंबर क्वेश्चन में। तो मेरे जो भी अकाउंट थे जैसे सेंट्रल बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक, इंडियन बैंक और एक्सिस बैंक में जो भी मेरे खाते थे तो इन खातों का नाम, उनका IFSC कोड और ये सब डिटेल इनको दिया गया था। और इसमें एक्चुअली देखिए बताया गया था कि जो अकाउंट जो है मेरा, यहाँ पे एक अकाउंट नंबर भी दिया गया था, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के अकाउंट है और इसमें जो है 6500 प्लस ट्रांजेक्शन है,
सॉरी 6500 प्लस इसमें पेजेज थे, जिसको हमने यहाँ पे 2 पार्ट में या 3 पार्ट में अपलोड किया था। तो हमने इसको इन्हें ये बताया था। इसके बाद 6 नंबर जो क्वेश्चन था इसमें पहले ही हमने बताया था कि इनको 17,41,69,922 रुपये का क्या था, कैश डिपॉजिट शो हुआ था। तो एक्चुअली कैश डिपॉजिट इनको शो क्यों हुआ था, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ लोग पैसा निकालते हैं ना आधार कार्ड से, AEPS से, तो पैसा क्या होता है हमारे खाते में जाता है, उनके खाते से कटता है और हमारे खाते में क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्रेडिट समझ रहे हैं आप? तो पैसा बार बार क्या होता है, जो दिन भर में जो भी पैसा निकालते हैं, दिन भर में मान लीजिए 4 लाख 5 लाख रुपया हमारे CSP पे निकला, वो सारा पैसा हमारे खाते में क्रेडिट होते जाता है। और उसको जो है बैंक ने काउंट करके हमारे पैन कार्ड से रिपोर्ट कर दिया था कि 17,41,69,922 रुपये क्या है, कैश डिपॉजिट है। ये एक्चुअल में कैश डिपॉजिट नहीं था, फिजिकल कैश डिपॉजिट नहीं था। ये क्या था कि जो हमारा CSP पे लोग पैसा उठाते हैं, वो पैसा हमारे खाते में जमा होते गया था, और इसीलिए जो है ये कैश डिपॉजिट दिखा रहा था। और इन्होंने पूछा था कि मुझसे पैन कार्ड वगैरह देने के लिए, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया था कि हाँ थोड़ा सा फॉर स्मॉल, यहाँ पे मैंने लिख दिया था एज ए BCA बैंक आई एम ऑथराइज फॉर स्मॉल अमाउंट कैश डिपॉजिट विड्रॉल। और मैं जो है पैन कार्ड आधार कार्ड नहीं लेता हूँ, क्योंकि कस्टमर के क्या होते हैं खाते में आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब कुछ ऑलरेडी लिंक रहता है। तो मैंने ये, आप इसको एक बार पढ़ के भी देख लेंगे मैंने क्या रिस्पॉन्स दिया था, और ये रिस्पॉन्स जो मेरे द्वारा खुद ही दिया गया था। इसके बाद इनका क्वेश्चन था कि अगर अमाउंट जो है आपके द्वारा डिपॉजिट किया गया है, अगर आपने खुद ने डिपॉजिट किया है, तो इतना पैसा जो आपके पास कहाँ से आया, क्या आपने इसको पिछले साल या इस साल इनकम टैक्स में अपने शो किया है? तो मैंने यहाँ पे लिखा था नो कैश डिपॉजिट अमाउंटिंग 17,41,69,000 नॉट डिपॉजिटेड बाई माई सेल्फ और नॉट एनी अदर पर्सन। और मैंने अपना बताया था कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जो भी AEPS का ट्रांजेक्शन होता है, ये सब कुछ मेरे खाते में सेटल होते जाता है। इसके बाद फिर से इनका अगला क्वेश्चन था कि 16,09,90,612 रुपये का आपने कैश विड्रॉल किया है, तो आपने इसको क्यों किया है, इसका जस्टिफिकेशन उन्होंने मांगा था। फिर हमने वही आंसर दिया था कि आई एम वर्किंग एज ए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए मैं काम करता हूँ। अकाउंट नंबर मेरा जो इतना है, जिससे अमाउंट इतना आज रिपोर्ट हुआ है, ये OD अकाउंट है। एक्चुअली जो भी CSP खाता होता है ना, ये OD बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अकाउंट होता है। तो ये OD अकाउंट था, और इसमें डेली क्या था, ऑन एवरेज 100+ कस्टमर विजिट ऑन माई CSP, मतलब 100 से भी ज़्यादा कस्टमर जो मेरे CSP पे डेली विजिट करते हैं कैश विड्रॉल डिपॉजिट के लिए। और मुझे क्या रहती है, पैसे बांटने के लिए कैश की रिक्वायरमेंट रहती है। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, डेली बेसिस पे बैंक से एज पर रिक्वायरमेंट कैश जो है निकालता हूँ, और फिर क्या रहता है, उसको हम लोग कस्टमर्स को जितना जितना लेना रहता है उसको बांट देते हैं। और मैंने ये भी लिखा था कि इसमें 1 अप्रैल 2019 के बाद से जैसा कि रूल है कि अगर आप 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा का, यहाँ पे एक्चुअली बैंक का एक रूल है जिसमें क्या है कि अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं ना, 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा कर आप बैंक से कैश विड्रॉल करते हैं, तो आपका क्या रहता है, 2% TDS कटता है। तो ठीक है, मेरा बैंक ने कोई TDS नहीं काटा था, तो मैंने उसको रेफरेंस भी दिया था कि मैं एज ए बैंक का BCA काम करता हूँ, इसलिए बैंक ने मेरा कोई TDS भी नहीं काटा इतने अमाउंट विड्रॉल करने के बाद भी। इसके बाद इनका क्वेश्चन था प्रोवाइड कॉपी ऑफ कैश बुक एंड बैंक बुक। तो एक्चुअली मैंने लिख दिया था कि मैं BCA काम कर रहा हूँ, और मैं डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन रजिस्टर मेंटेन करता हूँ, और एक्सेल शीट वगैरह मेंटेन करता हूँ एज पर बैंकिंग नॉर्म, जो भी बैंक का जो नॉर्म होता है उसके अनुसार। इसके बाद इन्होंने हमसे बोला था कि 10,000 रुपये से ज़्यादा का जो भी आपने एक्सपेंस किया है, खर्चा किया है, उसको आप हमें बताइए, और उसको आपने टैक्स वगैरह में क्या हमें, मतलब इनका कुछ ये सेक्शन था जो मुझे समझ में नहीं आया था। तो मैंने इसको ऐसे ही रिप्लाई कर दिया था कि हाई वैल्यू कैश विड्रॉल कैश डिपॉजिट मेड बाई मी ड्यू टू द नेचर ऑफ माई बिजनेस एज ए BCA ऑफ डेली बेसिस बिजनेस, ये सब मैंने लिख के दे दिया था। इसके बाद मैंने इसमें अटैचमेंट वगैरह जो इन्होंने मांगे थे ना, ये सब कुछ दिया था। तो ये नोटिस जो आप पढ़ रहे हैं अभी मैंने ऊपर दिखाई, ये पहला मेरा इसमें अटैचमेंट था। दूसरा था नेचर ऑफ बिजनेस, मैं क्या क्या करता हूँ, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम गया था, स्टेटमेंट गया था सभी बैंक खातों का, और इसमें जो मेन स्टेटमेंट गया था ये गया था OD टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट CBI अकाउंट का, जिसमें लगभग काफ़ी ज़्यादा 6,500 पेज थे। और जहाँ तक मुझे नहीं लगता कि 6,500 पेज को उन्होंने वहाँ पे स्टडी किया होगा, पढ़ के देखा होगा। ये हमारा एग्रीमेंट है, और जो कि बैंक के साथ था, संजीवनी विकास फाउंडेशन के साथ जो हुआ था CSP चलाने के लिए। तो हमने एक कॉपी इसका, और इसके अलावा हमने IIBF का जो हमारा सर्टिफिकेट है, एक्चुअली हम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है तो उसका हमने एग्जाम वगैरह दिया है, और IIBF हमने एग्जाम पास किया है BCA का, तो हमने उसका सर्टिफिकेट। इसके अलावा इसके बाद स्पाइस मनी का ये जो सर्टिफिकेट है जिसमें यस बैंक लिखा हुआ है कि मैं यस बैंक का ये BCA काम कर रहा हूँ, तो ये हो गया। इसके अलावा हमने अपना ID कार्ड, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए CSC का जो हमारा कॉमन सर्विस सेंटर का सर्टिफिकेट है, इसको हमने लगाया था इसमें। इसके अलावा अपने जो CSP है हमारा,
तो CSP का जो हमारा बैनर पोस्टर वगैरह बैंक वगैरह लगा है, इसको हमने एज ए रेफरेंस या उनको समझ में आया कि हाँ सही में ये बंदा CSP का काम करता है, इसके लिए हमने इसको अटैच कर दिया था। तो यहाँ पे CSP की भी कुछ फ़ोटोज वगैरह हमने डाल दी थी, जैसे कि आप देख रहे होंगे। और ये सब कुछ गया था, इसको उन्होंने पूरा जो भी मेरा रिस्पांस गया था उसको उन्होंने देखा समझा। और यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के लिए मैंने बोला था, मैं आपको बाद में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ITR जो मेरा फाइल हुआ था, तो ये कंप्यूटेशन ऑफ इनकम जो था मेरा, यहाँ भी ऑलरेडी इनको दिखाया गया था कि संजीवनी विकास फाउंडेशन, यहाँ पे देखिए संजीवनी विकास फाउंडेशन का ये जो है, यहाँ से मुझे लगभग 4,09,616 रुपये का कमीशन रिसीव हुआ था एक साल में। इसके अलावा स्पाइस मनी से कुछ आया था और कुछ इससे आया था, CSC से आया था। तो सबका कमीशन वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करके जो मेरा इनकम यहाँ पे इनकम दिखाया गया था, ये लगभग 4,97,580 रुपये ये दिखाया गया था। और इसको उन्होंने सही मानते हुए, मतलब मेरा 5 लाख के समथिंग आसपास इनकम दिखाया गया था, इसको उन्होंने सही मानते हुए बाद में है जो मेरे फेवर में ये सब कुछ जारी किया। जो देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इन्होंने कोई मुझे डिमांड वगैरह जारी नहीं किया और मात्र 3 रुपये का, मतलब उनको ये आ रहा था, डिफरेंस आ रहा था, तो 3-4 रुपये वो लोग कलेक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये जारी किया था। इसके अलावा ये देखिए डिमांड नोटिस वगैरह भी है, तो इसमें इन्होंने एक और इसमें नोटिस है जिसमें इन्होंने ये ऑर्डर किया था। ऑर्डर, इसमें देखिए ये ऑर्डर वाला नोटिस है, इसमें इन्होंने मेरा पैन कार्ड, मेरा नाम वगैरह सब कुछ लिखा था। और इसमें देखिए असेसमेंट ऑर्डर में इन्होंने ये लिखा था कि जो मेरा इतना इनकम है ये मेरा सही इनकम है। और मुझे जो नोटिस आया था उसका इन्होंने कारण बताया था, इन्होंने सब कुछ को यहाँ पर कैलकुलेट किया था। और जो मेरा रिस्पॉन्स गया था उसको भी इन्होंने यहाँ पर दिया। और यहाँ पर लास्ट में इन्होंने लिखा कि जो मेरा रिस्पॉन्स है, मैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट काम करता हूँ। उन्होंने इसको मान लिया कि मैं जब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट काम करता हूं और कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट मेरा नेचर ऑफ बिजनेस है, फंड ट्रांसफर, IMPS, नेफ्ट वगैरह जो है मैं करता हूं, इसलिए मेरा जो ट्रांजेक्शन है बहुत ज़्यादा होता है। तो इन्होंने सब कुछ को मानते हुए और मेरा इनकम इतना ही मानते हुए ये जो था ऑर्डर जो था इसको क्लोज कर दिया। और इनकम टैक्स में मुझे कोई डिमांड वगैरह ऑर्डर नहीं किया, कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगाया। नहीं तो अगर इनकम टैक्स से मेरे ऊपर पेनल्टी वगैरह ये लोग लगा देते तो फिर मुझे उसको आगे या तो अपील में जाना पड़ता या तो मुझे उतना पैसा जमा करना पड़ता। तो फाइनली मेरा कोई पैसा वगैरह भी इसमें खर्चा नहीं हुआ। अगर मैं किसी CA से रिस्पांस करवाता इसको तो एक CA जो है 10 से 15 हज़ार रुपया आराम से ले लेता। और तब वो पता नहीं इतने अच्छे से रिप्लाई कर पाता है नहीं जितना मैं अच्छा से कर पाया, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मेरा क्या बिजनेस है इसको मैं अच्छे से समझता हूँ। एक CA उसको उतने अच्छे से नहीं समझता। वो रिप्लाई करता ठीक है, वो अच्छे से करता है, या उसका जो टर्म था रिप्लाई करने का थोड़ा अच्छा होता है मेरे से, लेकिन फिर भी मैंने जो भी किया अपने साइड से वो काफ़ी अच्छे तरीके से किया। और मेरा जो है केस वगैरह क्लोज हो गया। और जब मुझे ये ऑर्डर आया कि आपका केस जो है क्लोज हो रहा है, आपकी कोई भी इसमें एक्स्ट्रा इनकम नहीं पाई गई है, जो आपने रिटर्न फाइल किया है वो सही है, तो फिर मुझे काफ़ी खुशी हुई। और उसके बाद मैंने ये प्रॉपर सोचा कि एक बार मैं वीडियो बना के आप लोग को इन्फॉर्मेशन के लिए डाल दूं। मैं एक अलग वीडियो भी आप लोग के लिए बना के ला रहा हूं, जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या नहीं करना है जिससे आपको इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आए, क्या करने पे इनकम टैक्स का नोटिस आता है। अगर आप CSP चलाते हैं, बैंक BC है या साइबर कैफे चलाते हैं, तो आपको कौन सा ITR फाइल करना है या CA से फाइल करवाने हैं। क्योंकि CA लोग क्या होता है ना, आप 500 रुपये 1000 रुपये के चक्कर में सोचते हैं कि ITR फाइल करवा लो। अब कोई ITR क्या है कि 2000 में भी फाइल होता है, 5000 में भी फाइल होता है, 500 में भी फाइल होता है। तो जाहिर सी बातें हैं कि अगर 500 में फाइल होगा तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को स्किप कर दी जाएगी या उसको उतने अच्छे से नहीं दिखाया जाएगा। वही कोई अगर 2000 5000 में फाइल कर रहा है तो आपको हर चीज़ का दिखाएगा डिटेल में कि कहाँ से क्या क्या हुआ है। अगर आपको इनकम इसका नोटिस ऐसे भी आ गया तो आपको उसमें क्या रहेगा, 1-1 रुपये का हिसाब पूछा जाएगा। मैं तो क्या है फ़ोनपे, गूगल पे, UPI वगैरह से ही पेमेंट लेता था और मैं काफ़ी डर गया था कि मैं इनका हिसाब कैसे दूंगा। लेकिन क्या था कि मैं CSP चला रहा था, मैं बैंक से रजिस्टर्ड था, सेंट्रल बैंक से मेरा काम चल रहा था, तो मेरे से उन्होंने ये सारी क्वेश्चन नहीं की। नहीं तो अगर आप साइबर कैफे चलाते हैं तो उसमें क्या रहेगा, वो आपसे 1-1 रुपये का हिसाब पूछेंगे, आपसे पेन कार्ड, आपने किसको कितने रुपये भेजे उसका पेन कार्ड मांगेंगे, आपने किससे कितना रुपया जमा लिए, सबका डिटेल वगैरह मांगते हैं वो लोग। और फिर आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। और आप क्या है उसका रिस्पॉन्स जब नहीं कर पाइएगा तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, या तो आपके ऊपर कुछ ना कुछ अमाउंट और भरना पड़ेगा आपको। इसलिए सबसे अच्छा रहता है कि आप जो है अच्छे से अपना ITR फाइल करवाएं, किसी अच्छे CA से कंसल्ट करके फाइल करवाएं। मैं एक डिटेल वीडियो अदर बना के डाल दूंगा जिसमें आपको मैं बता दूंगा कैसे आपको ITR फाइल करना है, कैसे आपको अपना TDS चेक करना है। ऐसे भी जो भी हम लोग की सैलरी आती है या कमीशन आता है उसमें से
5% TDS कट जाता है। अगर मेरा 50,000 का कमीशन आ रहा है तो मेरा हर महीने जो है 2500 रुपये उसमें से काट लिया जाता है एज TDS। और 12 महीने की मैं बात करूं तो 12 महीने में 2500 रुपये जोड़े तो लगभग 30,000 रुपये मेरा कट जाता है, जिसको मैं ITR जब अपना फाइल करता हूं तो मुझे ये रिफंड आता है। तो आपका भी कुछ ना कुछ TDS कटता होगा। इवन आप स्पाइस मनी भी चलाते हैं तो वहाँ भी TDS काटा जाता है, CSC चलाते हैं वहाँ भी TDS काटा जाता है। तो ये जो TDS है ITR फाइल करके आप वापस ले सकते हैं आपका। तो मैं एक कंप्लीट वीडियो बना के डाल दूंगा आप लोगों को इसके लिए। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और थोड़ी सी मुझे अभी क्या सर्दी हो गई है, खांसी वगैरह थी, इसलिए मेरा आवाज़ थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा होगा। बट क्या था कि ITR अभी फाइलिंग का सीज़न चालू हो गया है और ये 2024-25 का जो ITR था 31 मार्च के बाद चालू हो गया भराना। तो मैंने सोचा कि वीडियो बना दूं जिससे आप लोग अच्छे से फाइल कर सके। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। काफ़ी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ और मैं अपने CSP को भी चलाता हूँ। थैंक यू दोस्तों।